तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो कि 10th CBSE 10th ICSE का तो सिलेबस है ही। ज़्यादातर जो हम लोग ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके वो पॉलिनोमियल से ही होते हैं। एक्चुअली अलजेब्रा का जो पार्ट होता है वो पॉलिनोमियल से ही होता है ना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल होते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में बोला गया दैट स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना एनसीईआरटी में ये बोला तो गया है दैट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ स्पेशल काइंड से स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कम से कम एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो। जैसे आपने न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देखा होगा, ठीक है। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हो, है ना। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 3/2 × 4 + 3 एंड सो ऑन। अब अगर इसके इक्वल मैं कुछ सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिलेगी, है ना। यानी कि इस न्यूमेरिक वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो मुझे एक कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को अगर मैं बोल रहा हूँ भाई 12 × 4, ये भी तो एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ तो 48 मिल रहा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि रिजल्ट भाई जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, एक यूनिक यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एक यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है कि भाई 12 × 4 की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है कि 48 ही होगी, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिस एक्सप्रेशन में सारे वैल्यूज न्यूमेरिक हो और उसका जो रिजल्टेंट निकल रहा हो वो भी क्या हो, एक फिक्स वैल्यू हो, एक यूनिक सोल्यूशन हो। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बोलता है दैट एक्सप्रेशन विच हैव एटलीस्ट वन वेरिएबल, है ना। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता ही हो, ठीक है। अब कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम वन, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना। तो हम बात करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जैसे कि मैंने बोल दिया x + 2 = 4। अब यहाँ पर देखो, अगर x के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात करूँ? एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, अभी इक्वेशन ना बना करके मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखता हूँ कि भाई एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको मैं g(x) से डिनोट कर रहा हूँ। g(x) का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें x को एज अ वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है, तो g(x) में मान लेता हूँ जैसे ये x + 2 है, x + 2। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो एक्सप्रेशन था न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं सॉल्व करता तो इसके इक्वल में मुझे एक फिक्स सोल्यूशन मिलता, जैसे यहाँ पर 12 × 4 क्या हो रहा है, 48 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है ये एक वेरिएबल पे डिपेंड करती है। g(x) का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन वेरिएबल। अब जैसे कि इसी एक्सप्रेशन में बोल दूं दैट x = 0 है, तो हमारा g(x) में x के प्लेस में मैं क्या पुट करूँ? 0 पुट कर रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या होगा कि x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो 0 + 2, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 2 के। ये चीज़ आ रही है समझ में कि अगर यहीं पर मैं x = 1 पुट कर दूँ
तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन g ऑफ x है ये क्या हो जाएगा, g ऑफ 1, यानी कि x के प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया। नाउ इट बिकेम 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसकी वैल्यूज में पुट करता चला जाऊंगा। x इक्वल्स 2 पुट कर दिया तो g ऑफ 2 हो गया भाई। g ऑफ 2 कितना हो गया आपको, 2 + 2 4 हो गया। तो एक और आपको सोल्यूशन मिल रहा है। देखो यहाँ पर ये सारे क्या मिल रहे हैं आपको, सोल्यूशन मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिल रहे हैं। अब इसे यहीं पर मैं g ऑफ -2 पुट कर दूं तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक सोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो g ऑफ x है, जो g ऑफ x इक्वल्स टू x + 2 है, इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रही, x पे डिपेंड कर रही। किस पे डिपेंड कर रही, x पे डिपेंड कर रही। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में इसके क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे या इनफिनिट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफिनिट सोल्यूशन। भाई x की कोई भी वैल्यू में पुट करता चला जाऊंगा, इसके हमको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके एटलीस्ट एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया g ऑफ x, y। g ऑफ x, y मतलब 2 वेरिएबल यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया भाई x + 2 है, x + 2 है। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं ये डिपेंड करेंगे किस किस पर, डिपेंड ऑन x एंड y बोथ। अब यहाँ पर एक मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ x, y एंड z। तो इसका मतलब क्या है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीनों को एज अ वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है। तो ये हो गया x + 2y + z मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा x पर, y पर एंड z पर। ये चीज़ आ रही है समझ में। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख दूं दैट g ऑफ x, y, z इज इक्वल्स टू a ऑफ x, है ना, 2y + c ऑफ z + a - b, इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अगर यहाँ पर g ऑफ x, y, z लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x, y, z को ही क्या कंसीडर किया जा रहा है, वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है। इन्हीं को वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये a है या c है या b है, ये सारी क्या है, a, b एंड c, ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। ध्यान देना, यहाँ पर a, b, c को एज ए वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, g ऑफ x, y, z में अगर x, y, z की कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका जो सोल्यूशन है वो ABC के फॉर्म में आएगा। और जो ABC के फॉर्म में आएगा वो क्या होगी, इसकी कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी। उसको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ABC को न्यूमेरिक वैल्यू माना जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया समझ में। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स अगर मैं लेना चाहूँ भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि एक हमारा g ऑफ x है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने जहाँ पर वेरिएबल किसको कंसीडर किया जा रहा है, x को कंसीडर किया जा रहा है। मैंने ले लिया x के पावर 51 + 25 ऑफ x + 1। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड करती है। एक और मैंने एग्जांपल ले लिया दैट x के पावर -50 + 25 x² + 5x + 1। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ वैसे, g ऑफ x इक्वल्स टू x के पावर 2/3 + 5x के पावर 3/2 + 5x + 8x³। ठीक है, इस तरीके से मैं एग्जाम्पल बढ़ाता जा रहा हूँ। एग्जाम्पल इसलिए बढ़ा रहा हूँ भाई कि ये सब के सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इनमें से हर एक्सप्रेशन में जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा इस वेरिएबल पे, x पे डिपेंड करेगा ना। अब मैं यहाँ पर x इक्वल्स जी ऑफ x इक्वल्स ले रहा हूँ x के पावर √3 प्लस y के पावर, नहीं यहाँ पर सिर्फ x को वेरिएबल कंसीडर किया गया तो सिर्फ x को ही ले रहा हूँ मैं, x के पावर 31, या फिर g ऑफ x ले रहा हूँ मैं x के पावर 1000 प्लस x के पावर 999, और इस तरीके से x के पावर 998, और ऐसे ही मैं इसको लेता जा रहा हूँ x के पावर 1 तक या x तक, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस बता सकूँ, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ में आ गया होगा आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कम से कम एक वेरिएबल होता हो, कम से कम एक वेरिएबल होता हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, तो पॉलिनोमियल के बारे में क्या बोला जाता है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल होते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल होते हैं ये भी एक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इन पॉलिनोमियल्स exponents of variable must be a whole number, यहाँ पर ध्यान देना कि भाई वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होंगे, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जिनमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, एक्सपोनेंट दैट्स मीन पावर, कि यहाँ पर ध्यान देना वो पॉलिनोमियल जिनकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, पावर क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब है कि पावर जो है आपकी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कोई भी होल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल मैं देखता हूँ, तो एक x की पावर 51 है, एक x की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 में क्या है, x की पावर 0 है। तो यहाँ पर जो तीनों पावर हैं, तीनों किसको बिलोंग कर रही हैं, होल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। तो इस g ऑफ x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की सारी पावर्स किस में मिल रही हैं, होल नंबर में मिल रही हैं। वेरिएबल की सारी पावर्स किस में मिल रही हैं, होल नंबर में मिल रही हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जी ऑफ एक्स में। तो यहाँ पर एक्स की पावर देखो क्या आ रही, पहले में -50, दूसरे में एक्स की पावर 2 आ रही है, फिर एक्स की पावर 1 आ रही है, फिर एक्स की पावर 0 आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या, एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो एक्स की पावर -50 हो रही, ये एक होल नंबर को बिलोंग नहीं करती है, जबकि कंडीशन क्या है कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपके पॉलिनोमियल होंगे जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी, एक होल नंबर होगा, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर बोल सकते हो दैट कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, तो x के पावर है यहाँ पर 2/3 भाई, और x के पावर है 3/2, ठीक है, और x के पावर 1 है और x के पावर 3 है, ठीक है। तो वेरिएबल की ये पावर्स है, तो यहाँ पर 2/3, 3/2 ये आपके होल नंबर तो है नहीं, और अगर होल नंबर नहीं है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x के पावर √3 है और x के पावर 31 है। तो 31 तो होल नंबर है लेकिन √3 नहीं है,
और अगर एक भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ऐसे में ये पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अब यहाँ पर आते तो यहाँ पर देखो x की पावर 1000 है, ठीक है, फिर x की पावर 999 है, तो कुल मिलाकर के ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके होल नंबर्स हैं। और अगर सारे नंबर्स होल नंबर हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा आपको पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना ये पहला वाला पॉलिनोमियल है, फिर ये लास्ट वाला पॉलिनोमियल है। बीच के जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए 3 एग्जाम्पल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन कुछ भी में वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर में आप ध्यान देना 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक ये कोई भी पावर हो सकती है, ये कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि पी ऑफ एक्स का अगर मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूँ कि भाई हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स के पावर 513 प्लस 212 एक्स के पावर 514 315 एक्स के पावर 319 है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारा पी ऑफ एक्स का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्स की जो पावर्स हैं वो 513 है, 514 है और 319 है ना। तो ये तीनों पावर जो है एक्स की ये किसको बिलोंग कर रही हैं, ये होल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। किसको बिलोंग कर रही हैं, होल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिख भी रखा है दैट ये पी ऑफ एक्स है। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड करती थी वैसे ही पी ऑफ एक्स की भी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। यानी कि पी ऑफ एक्स में अगर एक्स की मैं डिफरेंट वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो मुझे पॉलिनोमियल के डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, इस एक्सप्रेशन के डिफरेंट रिजल्ट मिलते जाएंगे, है ना। अगर इस एक्सप्रेशन में एक्स की मैं डिफरेंट वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो रिजल्ट्स भी क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल में भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को ध्यान दूँ, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को ध्यान दो तो यहाँ पर ध्यान देना इस एक्सप्रेशन में जहाँ से प्लस माइनस लगना स्टार्ट हो जाता है, क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, प्लस माइनस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये इसके टर्म्स हैं। क्या है, ये इसके टर्म्स हैं। सही से हाईलाइट नहीं हो पा रहा, मैं एक बार हाईलाइटर हटा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाईलाइटर हटा दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है ये आपका एक टर्म हो गया पॉलिनोमियल का, ये दूसरा टर्म हो गया पॉलिनोमियल का और ये तीसरा टर्म हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है। दिस इज थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना ये जो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे एक्स के पावर 513 दैट इज 1 इंटू एक्स के पावर 513। तो एक टर्म के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, ये वेरिएबल का होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरिएबल का होता है। तो जैसे यहाँ पर x के पावर 513 का कोफिशिएंट क्या है, x के पावर 513 का कोफिशिएंट 1 है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को देखूँ तो सेकेंड टर्म है हमारा, सेकेंड टर्म है 212 x के पावर 514। तो यहाँ पर भी तो ध्यान देना इसको भी कैसे लिखा गया है, 212 इंटू एक्स के पावर 514, 212 इंटू एक्स के पावर 514। तो ये वाला पार्ट जो है इसका ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट
कॉफिशिएंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कॉफिशिएंट। और ये वाला पार्ट जो है ये वेरिएबल का है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट x के पावर 514 का कॉफिशिएंट के 212 है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ दैट p ऑफ x को, इसी एग्जाम्पल को मैं फर्दर लिखने वाला हूँ, ठीक है भाई। p ऑफ x हमारे पास है, जिसको मैं लिख रहा हूँ x के पावर 513 प्लस 212 x के पावर 514 प्लस 315 x के पावर 319, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या यहाँ पर कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है? तो यहाँ पर ध्यान देना, टर्म इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 इंटू एक्स के पावर 999 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 1000, या मैं लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स के पावर 99,999। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बस मल्टीप्लाई में क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, मल्टीप्लाई में क्या कर दूँ, 0 कर दूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इन टर्म्स के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, कॉफिशिएंट 0 होते हैं। और अगर कॉफिशिएंट्स 0 होंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वेरिएबल वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो भाई किसी भी पॉलिनोमियल का हम कोई स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का हम स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे? तो इसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका यही एक फॉर्मेट होगा लिखने का, उसका यही क्या होगा, फॉर्मेट होगा लिखने का। जैसे मैं p ऑफ x एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहा हूँ कि भाई ये है आपका an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 an माइनस 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस an माइनस 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं पावर्स को सब जो है छोटा करता जा रहा हूँ और फाइनली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट a3x क्यूब एंड a2x स्क्वायर प्लस a1x एंड a0, ठीक है। a0 का मतलब है यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये सारे क्या हैं, ये सभी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है, ये टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक टर्म पे मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। इस टर्म में अगर मैं स्टडी करूँ तो an क्या है, an कांस्टेंट कॉफिशिएंट है। क्या है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ठीक है। और x के पावर n क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि हमारा ये कॉफिशिएंट ही 0 है, an कॉफिशिएंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा टर्म हो जाएगा 0 इंटू एक्स के पावर n। तो x के पावर कुछ भी हो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जाएगा तो हम इस टर्म को लिखेंगे ही नहीं, इस टर्म को लिखेंगे नहीं। तो यही चीज़ मैं ये कह रहा था कि जब भी हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे p ऑफ x मैंने ले लिया
3x² प्लस 5x प्लस 2। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, लेकिन उन टर्म्स के यानी कि जैसे x³ वाले का कोफिशिएंट क्या है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, x⁴ वाले का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इस तरीके से बाकी सभी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, इसलिए उन टर्म्स को नहीं लिखा जा रहा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो an है या an-1 है, an-2 है या an-3 है, या इस तरीके से आपने जो बोल रखा है दैट a3, a2, a1 या a0, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, ये सिर्फ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। तो भाई अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ये 0 भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। और अगर ये 0 हो सकते हैं तो अगर जिस भी कोफिशिएंट को मैं 0 कर दूंगा तो उसका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको मैं लिखूंगा ही नहीं, तो ये क्या है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ यही 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं बोल दूं भाई हमारे पास है p ऑफ x इक्वल्स टू a1x प्लस a0। तो भाई a1 a0 क्या है, ये तो रियल नंबर्स है ना, ये रियल नंबर है जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो भाई रियल नंबर में मैं कुछ भी ले सकता हूँ इनको। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, a1 के प्लेस पे मैंने यूज कर लिया 3 को, 3x, ठीक है, और a0 के प्लेस पे 5 को। तो ये भी तो एक एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्या बाकी टर्म ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के टर्म के जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, इन सब की वैल्यू क्या हो गई, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0 को बिलोंग कर रहे हैं। भाई ये सब किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए। इसका मतलब तो यही निकलता है, कि बाकी के कोफिशिएंट क्या नहीं हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो घबराना नहीं है। p ऑफ x का यानी कि पॉलिनोमियल का बस मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट p ऑफ x, आपका p ऑफ x जो है यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसको मैं an x के पावर n प्लस an-1 x के पावर n-1 an-2 x के पावर n-2 एंड सो ऑन a3 x³ a2 x² a1x प्लस a0, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और इंडिकेट कर दूँ भाई कि मैंने क्या बताया कि an-1 an-2 एंड सो ऑन ये a3 a2 a1 a0, ये सब क्या है, ये सिर्फ रियल नंबर हैं। ये सब क्या है, ये सिर्फ रियल नंबर हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान देना, इनमें कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। an और an-1 में कोई भी म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। इन सब में कोई भी म्यूचुअल रिलेशन नहीं है, नो म्यूचुअल रिलेशन। इनमें कोई भी म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अगर an जो है 9 है तो an-1 जो है 9 से कम ही होगा। हो सकता है कि an की वैल्यू 9 है, an-1 की वैल्यू 1000 हो, फिर an-2 की वैल्यू कुछ और हो। तो इनमें कोई भी सीक्वेंसिंग या फिर किसी भी टाइप का म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। कोफिशिएंट्स में कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स, यानी कि n n-1 ये पावर्स है ना,
n-2, ये सारी पावर्स हैं। ये चीज़ ध्यान देना, ये सब क्या है, पावर्स हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना दैट ये जो सारी पावर्स आपकी हैं n-3, n-4, ये टिल आपकी 3, 2, 1, ये सब टिल 0 तक है ना, सारी पावर्स ये किसको बिलोंग करनी चाहिए, ये सब होल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। किसको बिलोंग करने चाहिए, होल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आज की क्लास बस यहीं तक। आगे हम लोग कल पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को।